नमस्कार। आज का विषय मुझे तो बहुत ही दिलचस्प लगता है। हाँ, कौन सा? ये कि कैसे हमारे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं, वो अपने भीतर के सवालों से भी जूझते हैं। अच्छा, हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। हम बात कर रहे हैं भारतीय वैज्ञानिकों के सामने जो एक खास कश्मकश है या कह लें दुविधा है। किस तरह की? एक तरफ तो है विज्ञान की दुनिया जो पूरी तरह तर्क यानी युक्ति पर चलती है, सबूत, लॉजिक, है ना, बिल्कुल, मेथड, डेटा एनालिसिस। और दूसरी तरफ है भारत की अपनी गहरी सोच जो परम सत्य यानी यथार्थ की बात करती है। जहाँ अनुभव, एहसास, चेतना, इन सब की बात होती है। हाँ, तो हमारी आज की बातचीत जो है वो युक्ति और यथार्थ, भारतीय वैज्ञानिक का द्वंद्व नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। अच्छा, तो देखते हैं कि क्या ये दो रास्ते कहीं मिल सकते हैं या ये हमेशा अलग ही रहेंगे। बिल्कुल। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो कैसे बैलेंस बनाते हैं, अहम ये भी है कि क्या ये बैलेंस उनके काम को, उनकी खोजों को एक नई धार दे सकता है। सही बात, प्रयोगशाला की वो सख्त नियमों वाली दुनिया, हाँ, और मन की शांति या कह लें वो गहरे वजूद वाले सवाल, हाँ, क्या ये साथ साथ चल सकते हैं? यही तो कोर सवाल है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। वैज्ञानिक अक्सर जैसे दो दुनियाओं में जीते हैं। एक तो वो दुनिया हो गई प्रयोगों की, सबूतों की, जहां हर चीज नापी तो ली जाती है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी जिसे कहते हैं। हाँ, और दूसरी दुनिया है भारत की अपनी सोच की, जहाँ चेतना कॉन्शियसनेस उसको सिर्फ दिमाग की उपज नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे तो ब्रह्मांड का आधार माना गया है कई दर्शनों में। जैसे वो उपनिषद वाली बात। हाँ, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद का एक विचार है कि शुरुआत में सिर्फ आत्मा ही थी। अब ये सोच वैज्ञानिक तरीके से थोड़ी अलग है। कैसे? विज्ञान में हम दुनिया को अक्सर बाहर से देखने वाला एक ऑब्जर्वर की तरफ विश्लेषण करते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी। पर यहाँ इस दर्शन में देखने वाले और देखी जाने वाली चीज में एक तरह की एकता की बात है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड अलग नहीं है। ये बात तो साइंस की दुनिया में थोड़ी क्या कहते हैं चौंकाने वाली लग सकती है। बिल्कुल। लेकिन तर्क यानी युक्ति की परंपरा वो तो भारत में बहुत पुरानी और गहरी है। ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कणाद को देखें, नागार्जुन को देखें। हाँ, और न्याय और मीमांसा जैसे दर्शन, इन्होंने तो तर्क और सही तरीके से जानने पर ज्ञान मीमांसा पर बहुत जोर दिया है। सही कहा। ज्ञान हमेशा से एक व्यवस्थित मेथोडिकल जांच का विषय रहा है भारत में। तो आज के वैज्ञानिक, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स समझ रहे हो या बायोलॉजी में सेल लेवल पर काम कर रहे हो, वो इसी मजबूत तार्किक परंपरा के ही तो वाहक हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। विज्ञान की ये मेथोडिकल जांच जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं, जैसे चेतना क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, मैं कौन हूँ। ये सवाल अक्सर सिर्फ प्रयोगशाला के उपकरणों या समीकरणों से हल नहीं होते, है ना? हाँ, ये बात तो है। इन सवालों का जवाब ढूंढना मुश्किल है सिर्फ साइंस से। यहीं पर यथार्थ की तलाश, वो परम सत्य की खोज अहम हो जाती है। और यथार्थ सिर्फ वो सच नहीं है जो आपको प्रयोगों से मिले। तो फिर क्या है? वो एक गहरा एहसास है, जिसे उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, तुम वही हो। अच्छा, ये बोध कि खोजने वाला यानी साधक और जिसे खोजा जा रहा है यानी सत्य, वो मूल रूप से एक हैं। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर इसमें व्यक्तिपरकता सब्जेक्टिविटी का खतरा नहीं है? विज्ञान की ताकत तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी में है ना? बिल्कुल है। तो लैब की दुनिया में जहाँ फंडिंग है, पीयर रिव्यू है, पब्लिकेशंस हैं, ये सब तो तथ्यों पर टिके हैं। तो क्या इस यथार्थ की खोज के लिए सचमुच कोई जगह है या ये सिर्फ एक निजी शौक बनकर रह जाता है? ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, यहीं पर साधना का महत्व सामने आता है। साधना पूजा पाठ? नहीं, यहाँ साधना का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि मन को अनुशासित करने का कोई भी तरीका। जैसे ध्यान हो सकता है, गहरी सोच विचार हो सकती है, प्रकृति में शांति से समय बिताना, कुछ भी जिससे आंतरिक सच्चाई का अनुभव हो सके, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अच्छा। और ये सच है कि युक्ति और यथार्थ के बीच का जो तनाव है वो अक्सर तब ज्यादा उभरता है जब कोई वैज्ञानिक संकट आता है। जैसे कोई थ्योरी काम नहीं कर रही हो। हाँ, या जीवन में कोई बड़ी उथल पुथल हो, तब शायद वैज्ञानिक रुक कर सोचता है कि भाई इस सारी मेहनत का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ डेटा इकट्ठा करना ही सब कुछ है? और इतिहास में भी तो ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने
इन दोनों सिरों को जोड़ा है ना? बिल्कुल हुए। जैसे जगदीश चंद्र बोस का नाम आता है। जेसी बोस, उन्होंने पौधों में जीवन की खोज की और उनके लिए उसमें और सभी जीवों की एकता के विचार में कोई विरोधाभास नहीं था। बिल्कुल। और सीवी रमन, उन्होंने कहा था कि सही सवाल पूछो, प्रकृति खुद अपने राज खोल देगी। सही बात है। लगता है उनके लिए विज्ञान और आध्यात्मिकता, या कहें कि सत्य की खोज के ये दो रास्ते अलग अलग नहीं थे, एक ही नजरिए के दो पहलू थे। शायद उनका नजरिया ज्यादा समग्र था, ज्यादा होलिस्टिक। बिल्कुल। और ये अप्रोच आज भी उतनी ही जरूरी है, बल्कि शायद आज ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि दुनिया और जटिल हो गई है। सही कहा। और देखिए, हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, वो भी तो समग्र मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा की बात करती है। हाँ, चीजों को अलग अलग खानों में न देखने की बात है। ये तो है। और स्वामी विवेकानंद का भी विचार था कि विज्ञान और धर्म, या कहें तर्क और अंतर्ज्ञान, एक दिन मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम में भी आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक वो अपनी थ्योरीज पर काम करते हुए विजुअल इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते थे, दिमागी तस्वीरों का। हाँ, जो एक तरह से ध्यान जैसा ही है। और श्रोडिंगर, क्वांटम वाले, हाँ श्रोडिंगर, उन पर तो उपनिषदों का गहरा असर था। ये सब दिखाता है कि महान वैज्ञानिक सोच सिर्फ कोरे तर्क तक सीमित नहीं रहती, उसमें अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का भी रोल होता है। तो फिर भविष्य का एक एकीकृत वैज्ञानिक कैसा हो सकता है? मतलब वो वैज्ञानिक तरीकों का सम्मान तो करेगा, बिल्कुल करेगा, वो उसकी बुनियाद होगी, लेकिन उनका गुलाम नहीं होगा। शायद वो अपने इंट्यूशन के लिए, अपने अंदर की आवाज के लिए भी खुला होगा। हाँ, कुछ ऐसा है। वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित तो होगा, लेकिन सिर्फ उसी तक बंधा नहीं रहेगा। वो शायद प्रकृति के नियमों को उसी जिज्ञासा से समझेगा जिससे वो, मान लीजिए, गीता के श्लोकों को पढ़ता है। अच्छा, मतलब जिज्ञासा दोनों तरफ। हाँ, और वो सिर्फ अनुमान लगाने के बजाय अनुभव, यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व देगा। तो मूल विचार ये है कि ब्रह्मांड को पूरी तरह समझने के लिए उसे देखने वाली चेतना को भी समझना होगा। बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो प्रयोगशाला और कह लीजिए आश्रम या ध्यान का कमरा, दोनों ही खोज की जगह बन सकती हैं। युक्ति औजारों को पैना करती है, यथार्थ उन्हें दिशा देता है। तो संक्षेप में अगर कहें तो भारतीय वैज्ञानिक के सामने ये जो युक्ति और यथार्थ की कशमकश है, ये शायद कोई कमजोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक अनोखी ताकत बन सकती है, एक पोटेंशियल। हाँ, एक संभावना। ये संगम शायद भारत में विज्ञान को एक नई गहराई और एक नई दिशा दे, जहाँ तर्क और अंतर्ज्ञान कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। क्या बात है। और आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। छांदोग्य उपनिषद कहता है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, मतलब जो हृदय की गुफा में छिपे उस परम सत्य को जान लेता है, वो सब कुछ पा लेता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वैज्ञानिक का अंतिम लक्ष्य सिर्फ बाहरी दुनिया के समीकरण हल करना है, या उस आंतरिक सत्य का अनुभव करना भी है जिससे ये सब कुछ रोशन है? बहुत गहरा सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है।